हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 10। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी की भूमिका से क्या भूमिका होती है। संविधान में यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली के संरक्षक की दृष्टि से देखा गया है। इसका संबंध अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्र सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती से है। सरकार को यह पदोन्नति और अनुशासनिक मामलों पर मांगने पर उचित परामर्श देता है। सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन, सेवा शर्तों, संवर्ग, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से आयोग का कोई संबंध नहीं है। ये विषय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों के अधीन 3 विभागों में से एक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा देखे और निपटाए जाते हैं। इस प्रकार यूपीएससी केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है यूपीएससी? सिर्फ केवल केंद्रीय भर्ती एजेंसी, यानी ये नियुक्ति करती है, जबकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत के केंद्रीय कार्मिक एजेंसी हैं। यूपीएससी की भूमिका ही सीमित नहीं है, इसकी सिफारिशें भी परामर्शी प्रकृति की है, जिन्हें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूपीएससी का कार्य परामर्श देने का है, ना कि निर्णय लेने का। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उन परामर्शों को माने या अस्वीकार करें। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार यूपीएससी के परामर्श संबंधी कार्यों को विनियमित करने के लिए यूपीएससी परामर्श से छूट विनियमावली नाम से नियम भी बना सकती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के आविर्भाव से भी अनुशासनिक मामलों में यूपीएससी की भूमिका प्रभावित हुई है। ऐसा इसलिए है कि किसी सिविल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय सरकार द्वारा दोनों से परामर्श किया जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों निकाय परस्पर विरोधी परामर्श देते हैं। तथापि यूपीएससी को स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने के कारण केंद्रीय सतर्कता आयोग से ऊपर माना गया है, क्योंकि केंद्रीय सरकार आयोग गठन सरकार द्वारा पारित कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुआ है और उसे अगस्त 1998 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? अगस्त 1998 में। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी देते हैं ना पेपर, एसएससी का क्या है? कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो संघ लोक सेवा आयोग को उच्चतर लोक सेवाओं के लिए अर्थात केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10,500 रुपये वेतन के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन का कार्य सौंपा गया है। दूसरी ओर कर्मचारी चयन आयोग को केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों तथा इनसे समृद्ध और इनके अधीनस्थ कार्यालयों में 10,500 रुपये से कम के वेतन के ग्रुप बी के पदों के लिए अभ्यर्थी के चयन। पॉइंट है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके समृद्ध और इनके अधीनस्थ कार्यालयों में गैर तकनीकी ग्रुप सी के पदों, यानी कि उन पदों को छोड़कर जिन्हें इस आयोग के अधिकार से क्षेत्र से बाहर रखा गया है, के अभ्यर्थियों के चयन का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के मध्यम और निचले दर्जे के पदों के लिए कार्मिकों की भर्ती करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1975 में हुई थी। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। किसके द्वारा हुई थी? एआरसी के द्वारा हुई थी, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा हुई थी। पहले इसे अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, किंतु वर्ष 1976 में इसका नामकरण कर्मचारी चयन आयोग के रूप में हुआ। इस आयोग को कार्मिक मंत्रालय से समृद्ध रखा गया, अर्थात ये आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन समृद्ध कार्यालय
है जो परामर्श निकाय के रूप में कार्य करता है। ये भी क्या है, परामर्श निकाय के रूप में कार्य करता है। कौन, एसएससी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का या उनकी आयु 62 वर्ष तक होनी चाहिए, जो भी पहले हो के लिए होता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अधिकार क्षेत्र में रेलवे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय, पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग, रक्षा क्षेत्र और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम नहीं आते हैं। रेलवे में ऐसे पदों पर भर्ती रेल भर्ती बोर्ड यानी आरबीआई के रेल भर्ती बोर्ड के द्वारा की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, तथा क्षेत्रीय कार्यालय देश भर में फैले हैं। उत्तरी, मध्य, पश्चिम, पूर्वी, पूर्वोत्तर, दक्षिण और कर्नाटक, केरल क्षेत्र के कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और बेंगलोर में है। मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी उप क्षेत्रीय कार्यालय परामर्श रायपुर और चंडीगढ़ में है। यूपीएससी यानी कि उच्च सेवा के लिए और एसएससी यानी कि मध्यम और निचले सेवा के लिए के अतिरिक्त लोक उद्यम चयन बोर्ड भी है, जो केंद्र सरकार के लोक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी निर्देशकों के पूर्णकालिक बोर्ड स्तर के पदों और अल्पकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की सिफारिश करता है। कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इस मंत्रालय का पूरा नाम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। क्या नाम है पूरा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। यह देश के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मामलों की केंद्रीय एजेंसी है। इस मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख ये मंत्रालय है, इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, तथा प्रशासनिक प्रमुख कार्मिक सचिव होता है और इनकी सहायता कौन करता है, राज्य मंत्री। इस मंत्रालय के गठन से संबंधित विभिन्न घटनाएं कालानुक्रम इस प्रकार है। वर्ष 1954 में पीएच एपलबी रिपोर्ट, 1953 की सिफारिश पर मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं व्यवस्था प्रभाग की स्थापना हुई थी। सेकंड है, वर्ष 1964 में गृह मंत्रालय के अधीन एक नए विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना हुई तथा संगठन और पद्धति प्रभाग को इस विभाग में शामिल कर लिया गया। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1970 में भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 की सिफारिश पर कैबिनेट सचिवालय में कार्मिक विभाग की स्थापना हुई। उस समय तक गृह मंत्रालय के सेवा स्कंद द्वारा किए जा रहे कार्यों को इस विभाग को सौंप दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1973 में प्रशासनिक सुधार विभाग को कार्मिक विभाग में शामिल कर कैबिनेट सचिवालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन किया गया। फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1977 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को कैबिनेट सचिवालय से अलग कर गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। सिक्स पॉइंट है, वर्ष 1985 में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नाम से एक पूरा नया मंत्रालय गठित हुआ, जिसे 3 विभागों में विभक्त किया गया। यथा क पॉइंट है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ख पॉइंट है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ग पॉइंट है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के नाम इस प्रकार है। कौन कौन सी? यूपीएससी, एसएससी, पीईएसबी, सीवीसी, सीबीआई, सीएटी, एनएए, आईआईपीए और आईएसटीएम
और लास्ट है JMC। तो ये एजेंसियां हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इस अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है, इस अधिकरण की स्थापना संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत वर्ष 1985 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड पॉइंट है, इस उद्देश्य से पीड़ित लोक सेवकों को कम खर्च पर त्वरित न्याय प्रदान करना है। ये अधिकरण भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामलों से संबंधित विवादों का निपटान करता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष तथा 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं, यानी कि 49 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक या 5 वर्ष तक तथा सदन 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक 5 वर्ष तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद अन्य रोजगार पर नहीं लग सकते हैं, यानी कोई अन्य जो रोजगार है उस पर नहीं लग सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस अधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, ये अधिकरण प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 6 पॉइंट है, इस अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सेवाओं और केंद्र सरकार के पद आते हैं। 7 पॉइंट है, यह अधिकरण कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। 8 पॉइंट है, इस अधिकरण के अधीन 17 नियमित पीठ है जिनमें से 15 पीठें उच्च न्यायालयों के मुख्य पीठ की तथा शेष 2 पीठें जयपुर और लखनऊ में है। ये दोनों पीठें उच्च न्यायालयों के अन्य पीठ के साथ भी परिभ्रमण बैठकें करती है। लोक सेवकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ IAS कैसे होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय लोक सेवा के परीक्षाकालीन सदस्यों का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन और डबलिन के 4 विश्वविद्यालयों में 1 या 2 वर्ष का सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता था। जो ये विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पे ब्रिटिशों के द्वारा क्या दिया जाता था, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब प्रशिक्षण देने में कठिनाई आई तो देहरादून में अस्थायी प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ICS का स्थान IAS ने ले लिया। ICS का स्थान किसने ले लिया, IAS ने ले लिया। और वर्ष 1947 में दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में IAS प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया। कहाँ पे, 1947 में दिल्ली में मेटकॉफ हाउस में IAS की जो प्रशिक्षण है वो करवाया गया। इनमें IAS परिवीक्षाधीन सदस्यों को 1 वर्ष का बहुउद्देशीय प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वर्ष 1957 में शिमला में IAS स्टाफ कॉलेज की स्थापना 6 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ IAS अधिकारियों को पुनश्चार्य प्रशिक्षण देने के लिए की गई। वर्ष 1959 यानी कि 1959 में दिल्ली और शिमला स्थित इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। तब से अब तक ये अकादमी IAS के परिवीक्षाधीन सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती आ रही है। IAS का प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल है। कौन कौन से विषय होते हैं, आधारभूत प्रशिक्षण जो 4 महीने का होता है। सेकंड है व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी प्रथम चरण जो 2 महीने का होता है। थर्ड है राज्य में जिला प्रशिक्षण जो 12 महीने का होता है। फोर्थ है व्यावसायिक प्रशिक्षण
द्वितीय चरण जो 3 महीने का, टोटल होते हैं आपके 21 महीने का ये प्रशिक्षण होता है। राष्ट्रीय अकेडमी द्वारा आयोजित आधारात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अखिल भारतीय सेवा में नवांगतों अर्थात IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन सदस्य, केंद्रीय सेवा ग्रुप ए यानी भारतीय विदेश सेवा सहित जिनमें केंद्रीय सचिवालय सेवा शामिल नहीं है के संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है। एकेडमी में यह संयुक्त प्रशिक्षण एक ही स्थान पर निम्नलिखित उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं। किस उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है उच्च लोक सेवा के सदस्यों में आपसी समृद्धि की भावना और समान और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। सेकंड है संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधायी, प्रशासनिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी देने के लिए जिनमें प्रशासकों को कार्य करने और अपना योगदान देना होता है। थर्ड पॉइंट है परिवीक्षाधीन सदस्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मानवीय मूल्यों को मन में बैठाने के लिए। आधारात्मक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अन्य सेवाओं के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समृद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में भेज दिया जाता है, जबकि IAS के परिवीक्षाधीन सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि जिन्हें संस्थानिक प्रशिक्षण भी कहते हैं कि एकेडमिक में ही रोक लिया जाता है। वर्ष 1969 में IAS के परिवीक्षाधीन सदस्यों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सैंडविच नामक पाठ्यक्रम शामिल कर इस कार्यक्रम में बदलाव लाया गया। तब से परिवीक्षाधीन सदस्यों को एकेडमी में व्यावसायिक प्रशिक्षण 1 वर्ष के अंतराल पर 2 चरणों में प्रदान किया जाता है। 1 वर्ष के इस अंतराल का उपयोग राज्यों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाता है, जिसे कार्यक्षेत्र या व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कहते हैं। IAS का परिवीक्षाधीन सदस्य व्यावसायिक या संस्थानिक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में भारतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, संवैधानिक और विधायी प्रणाली, आर्थिक नियोजन और अन्य से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसके बाद उन्हें आवंटित राज्य में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। IAS के परिवीक्षाधीन सदस्यों की तैनाती स्थल का निर्धारण राज्य सरकार का मुख्य सचिव करता है। इस प्रशिक्षण के विषय इस प्रकार है। कौन कौन से विषय हैं? राज्य प्रशिक्षण स्कूल में संस्थानिक प्रशिक्षण, सेकंड है कलेक्टर की देखरेख में जिले में व्यवहारिक प्रशिक्षण और थर्ड है राज्य सचिवालय में प्रशिक्षण। राज्य में 1 वर्ष के इस प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद परिवीक्षाधीन सदस्य पुनः राष्ट्रीय अकेडमी आते हैं, जहां उनको दूसरे चरण का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवस्था पर परिवीक्षाधीन अपना ध्यान उन समस्याओं और प्रश्नों पर लगाते हैं जो उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान आई थी या जिनका उन्होंने अनुभव किया था। इस चरण का प्रशिक्षण समस्या अभिमुख अधिक होता है और इसके साथ ही परिवीक्षाधीन IAS का 21 माह का प्रशिक्षण चक्र पूरा होता है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ IPS के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विभिन्न घटक ये हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है आपका आधारात्मक प्रशिक्षण, ये इनका विषय कार्यक्रम है जो 4 महीने का होता है। सेकंड है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रथम चरण जो 12 महीने का होता है। थर्ड है राज्यों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण जो 8 महीने का होता है। फोर्थ है व्यावसायिक प्रशिक्षण जो द्वितीय चरण है 3 महीने का होता है। कुल मिलाकर 27 महीने की इनकी ट्रेनिंग चलती है। भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन सदस्यों को आचरणात्मक प्रशिक्षण अखिल भारतीय सेवा के अन्य अधिकारियों सदस्यों के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी मसूरी में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। संयुक्त आधारात्मक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद IPS प्रोबेशनरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकेडमी हैदराबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित गोरे समिति यानी 1974 में की सिफारिश पर IPS प्रोबेशनरों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैंडविच नाम से एक नया पाठ्यक्रम शामिल कर वर्ष 1986 में
उसमें बदलाव लाया गया। यह नया पाठ्यक्रम ICS प्रोबेशनर के सैंडविच पाठ्यक्रम की तर्ज पर ही है। इसलिए वर्ष 1986 में IPS प्रोबेशनरों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 चरणों में नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में 8 महीने का अंतराल 35 सप्ताह पर लेना होता है। इस अंतराल का उपयोग राज्यों में जिला स्तर पर फील्ड ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रशिक्षण में दिया जाता है। भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रशिक्षण। भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 3 वर्ष के लिए प्रेरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न घटक और उनकी अवधि नीचे दी गई है। फर्स्ट है आधारभूत प्रशिक्षण जो 4 महीने का होता है। सेकंड है पेशेवर प्रशिक्षण जो 24 माह का होता है। और थर्ड है कैडर राज्यों में सेवाकालीन प्रशिक्षण जो 8 महीने का, कुल मिलाकर 36 महीने की इनकी ट्रेनिंग चलती है। IFS यानी IFS अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण अखिल भारतीय एवं अन्य केंद्र सेवाओं के परिवीक्षाधिकारियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मसूरी में प्रदान किया जाता है। इसके साथ उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में भेज दिया जाता है। भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ IFS परिवीक्षाधीनों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की भी अवधि 3 वर्ष की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न घटक तथा उनकी अवधि इस प्रकार है। कौन कौन से प्रशिक्षण है? राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी में अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के प्रोबेशनर के साथ अध्यात्मक प्रशिक्षण जो 4 महीने होता है। सेकंड है विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में व्यावसायिक प्रशिक्षण सैन्य बल के साथ प्रशिक्षण तथा भारत दर्शन यात्रा सहित 12 महीने का होता है। थर्ड है विदेश मंत्रालय से समृद्ध होकर आवश्यक प्रशिक्षण जो 6 महीने का होता है। और फोर्थ है विदेश स्थित किसी भारतीय मिशन में भाषा प्रशिक्षण जो 14 महीने का होता है। कुल मिलाकर इनका होता है 36 महीने का। IFS के परिवीक्षाधीनों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण की यह प्रणाली वर्ष 1987 में लागू हुई। इससे पहले 7 चरणों की प्रशिक्षण प्रणाली थी जिसमें 6 माह का जिला स्तरीय प्रशिक्षण भी था। प्रोबेशनरों को इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली में संस्थानिक प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में इस संस्थान का नाम विदेश सेवा संस्थान रखा गया। अन्य उच्च सेवाओं का प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ अदर हायर सर्विसेज मसूरी में 4 माह की अवधि का संयुक्त आधारात्मक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद विभिन्न उच्च सिविल सेवा के परिवीक्षाधीनों यानी प्रोबेशनरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समृद्ध प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। कौन सी बातें हैं? फर्स्ट पॉइंट है भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा के परिवीक्षाधीनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा कर्मचारी प्रशिक्षण कॉलेज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज शिमला में दिया जाता है। सेकंड है आयकर सेवा के प्रोबेशनर को व्यावसायिक प्रशिक्षण भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रिन्यू सर्विस प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में दिया जाता है। थर्ड है रेल सेवा से के प्रोबेशनरों को रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में प्रशिक्षित किया जाता है। फोर्थ है केंद्रीय सचिवालय सेवा के प्रोबेशनरों को आधारात्मक प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में दिए जाते हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा के प्रोबेशनर को मसूरी में 4 माह की अवधि के आधारात्मक प्रशिक्षण में शामिल नहीं होना होता। फिफ्थ पॉइंट है भारतीय डाक सेवा के प्रोबेशनर को पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित किया जाता है। सिक्स है भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर को 2 वर्षीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में दिया जाता है। 7 पॉइंट है भारतीय उत्पाद सीमा शुल्क सेवा के प्रोबेशनर को कस्टम एंड सेंट्रल
एक्सरसाइज ट्रेनिंग स्कूल फरीदाबाद में प्रशिक्षित किया जाता है। 8 पॉइंट है, भारतीय सूचना सेवा के प्रोबेशनर को व्यावसायिक प्रशिक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में दिया जाता है। विभिन्न उच्च लोक सेवाओं के प्रोबेशनरों को दिए जाने वाली दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण के निम्नलिखित 2 घटक हैं। कौन से 2 घटक हैं? फर्स्ट है समृद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में सैद्धांतिक दिशा निर्देशन। सेकंड है विशिष्ट यानी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में फील्ड में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।